हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि रहेगा एग्ज़ाम ग्रुप डी ओरिएंटेड क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो सबके पास पहुँच जाए। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न ये रहा। और पहले प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि 1/15 भाग 1/15 भाग 1/15 भाग 1/15 भाग 1/15। तो हमें करना कैसे है इसको? सबसे पहले हम लिख देते हैं 1/15 1/15। अब ये जो भाग वाला है इसे हम गुणा में बदल देंगे। तो जब गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15/1। कितना बन जाएगा? 15/1। बाकी जितनी भी संख्या दे रखी है वो भी सभी गुणा में बदल देते हैं। तो सभी को गुणा में जब बदलेंगे तो ये भी बन जाएगा 15/1, और ये भी बन जाएगा 15/1, और बन जाएगा 15/1। तो अब हमें इसे हल करना है, और हल करना है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 15 जो है, ये भाग वाला 15 और ये ऊपर गुना वाला 15 जो है, ये आपस में एक दूसरे से कट जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 15 गुणा 15 गुणा 15। और जब 15 और गुणा 15 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225, और 225 की जब 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3375। कितना आ जाएगा? 3375। तो 3375 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है √23.04 प्लस, ये दोस्तों 86 है, यहाँ पे ये 86 है। ये कितना है? 86। ये 85 नहीं है, ये 86 है। तो ये हो जाएगा हमारा 86.49 प्लस 9.3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें करना क्या है दोस्तों? मान लेते हैं कि ये रूट में पॉइंट हटा दो आप, ये रूट में पॉइंट नहीं है तो हम इसे ए से लिख देंगे। तो हमारा ये बन जाएगा 2304 प्लस ये बन जाएगा हमारा 8649। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 9.3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये जो 2304 है, जो ये रूट में 2304 है, तो ये किसका वर्ग होता है? ये होता है हमारा 48 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? 48 का स्क्वायर होता है। अब दोस्तों पॉइंट जो लगा हुआ है, रूट में जो पॉइंट लगा, कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है? 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 4.8 प्लस। अब ये 8649 जो है ये हमारा होता है 93 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 93 का स्क्वायर होता है, 93 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर जो है पॉइंट, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद लगा हुआ है। तो बाहर आने के बाद, रूट से बाहर निकलने के बाद पॉइंट 1 अंक के बाद लग जाएगा। और प्लस हमें दिया हुआ है 9.3 दिया हुआ है। तो अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा, यहाँ पे 3 और 3 6, 8 और 6 14। तो ये आ जाएगा 14 का यहाँ पर 4, हासिल लगे 1, 9 9 18, 18 और 4 22 और 1 23। तो यह आ जाएगा हमारा 23, और 1 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 23.4। 23.4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट का 12/1/2% क्या है? 1 घंटा 40 मिनट का 12/1/2% क्या है? तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमें जो है आंसर जो है मिनट में दिया हुआ है। आंसर किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। तो ये जो घंटा है इसे हमें मिनट में बदल देंगे। तो 1 घंटे बराबर होता है, 1 घंटे बराबर कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट तो ये हुई, और प्लस 40 मिनट ये हुई। तो टोटल कितनी मिनट हो गई हमारे पास? 120 मिनट हो गई। 120 मिनट।
तो ये कह रहा है 120 मिनट का 12 से 1/2% निकालना है। तो 12 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% लिख सकते हैं, 25/2%। तो आइए 120 का 25/2% निकालते हैं। तो ये जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत हटाया 100 नीचे आ गया। अब इसे काट देंगे, ये कट जाएगा हमारा 25 चौका 100 4 बार कटेगा, 25 चौका 100 4 बार कटेगा। और ये कट जाएगा हमारा यहाँ पे 4 तिया 12, 30 आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 15 बार। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। हमारा क्या आंसर आ जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 75, 73, 76, 79, 81, 89 तथा 51 की माध्यिका क्या है। तो दोस्तों हमें इसमें यहाँ पे क्या करना है, माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका निकालने से पहले सबसे पहले हमें जो दी गई संख्याएं हैं उन्हें में आरोही क्रम में लिख लेना है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले आएगा 51, फिर उसके बाद आएगा हमारा 73, फिर उसके बाद 75, और फिर उसके बाद 76, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 79, और फिर आ जाएगा हमारा 81, और फिर आ जाएगा 89। तो दोस्तों इन संख्याओं को गिन लेते हैं, कितनी है ये संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी देखते हैं 7 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो संख्याएं बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब करना क्या है, जो माध्यिका निकालने के लिए हमें करना क्या है, तो माध्यिका का हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा n+1/2। तो n मतलब जो लास्ट वाली संख्या होती है, n का मतलब होता है संख्या, नहीं सॉरी, n का मतलब संख्या, n का मतलब क्या होता है संख्या, कितनी संख्या है। तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। संख्याएं कितनी है 7। तो 7 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 8/2। तो ये कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि हमें चारवा पद देखना है। पद कौन सा देखना है, चारवा। तो यहाँ पर चारवा पद कौन सा है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा पद हमारा क्या है, 76 है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 76। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 76। तो माध्यिका जो है वो 76 है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 3 3 4 6 7 का माध्य ज्ञात करें। 2 3 3 4 6 7 का माध्य ज्ञात करें। दोस्तों आप सभी को पता है जो माध्य होता है, वही औसत होता है। माध्य को ही हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। और औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या। अब दोस्तों जो हमें संख्या दी हुई है 2 3 3 4 6 7, इनका योग कर लेंगे। तो इनका जो योग होगा वो हो जाएगा हमारा 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25। तो इनका योग हो जाएगा 25। इनका योग कितना हो जाएगा 25। और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। संख्याएं कितनी हैं, 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, 25 को 6 से भाग कर देंगे। तो ये कट जाएगा 6 चौक 24, एक बचा पॉइंट लगाया, यह आ जाएगा हमारा फिर 6 कम 6, ठीक है, फिर पॉइंट लगाया, चल 6 छंग 36। तो ये आ जाएगा हमारा 4.16। तो कितना आ जाएगा, माध्य कितना आ जाएगा 4.16। तो 4.16 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4.6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4.6। 4.6 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6।
और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। दोस्तों जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना होता है कि जो दी गई संख्या होती है उससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बना ये बना 1 माइनस के साइन थीटा बटे 1 प्लस के साइन थीटा। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट से तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस के साइन थीटा। तो दोस्तों जब हम इसे हल करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बन जाएगा तो ये कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो ऊपर जो बनेगा 1 माइनस के साइन थीटा बन जाएगा, और नीचे जो है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कोस थीटा बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? कोस थीटा बन जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रूट में बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान होता है वो होता है कोस थीटा। इसका मान क्या होता है? कोस थीटा। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा 1/कोस थीटा माइनस के साइन थीटा बटे कोस थीटा। और हमारे दोस्तों 1/कोस थीटा जो होता है वो होता है 1/कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है? और साइन थीटा बटे कोस थीटा का जो मान होता है वो होता है tan। तो ये हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस के tan थीटा, सेक थीटा माइनस के tan थीटा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेक थीटा माइनस के tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइन थीटा माइनस tan थीटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें लिख देना है 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12। दोस्तों यदि हमें कभी भी छोटा बड़ा निकालना हो तो हमें क्या करना होता है कि हम जो है ऊपर दी गई संख्याओं में जीरो ऐड कर देते हैं। ऊपर दी गई संख्या में हमें क्या करना है? जीरो ऐड करना है, और फिर उसे भाग कर देना है। तो जब हम इसे भाग करेंगे तो 8 से 50 कितनी बार कटेगा? 8 छंग 48, 2 बचे, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये 6.2 आ जाएगा। और फिर 4 से जब हम इसे 30 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो इतना जाएगा। और 16 के बाद आ जाएगा हमारा 12 से हम काटेंगे 70 को, यह आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60, 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 10, और ये हो जाएगा हमारा 12 टे 96। तो हमारा कितना बना? ये 5.8 बना। तो दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा है हमारे पास 5.8, और 5.8 का जो मान है वह 7/12। तो 7/12 ही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। क्रय मूल्य का 20%। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान रहता है तो अब लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों ये कह रहा है कि एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। मान लो क्रय मूल्य जो है, माना हमने क्रय मूल्य 100 है। क्रय मूल्य कितना है? 100।
तो क्रय मूल्य का 20% जब निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। तो यहाँ से हमें लाभ कितना मिला, तो यहाँ से हमें लाभ मिल जाएगा 20 का। तो दोस्तों अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य 5% की वृद्धि होती है परंतु विक्रय मूल्य समान रहता है, तो क्रय मूल्य में कह रहा है कि 5% की वृद्धि होती है। जब 5% की क्रय मूल्य में वृद्धि करेंगे तो क्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 105 बन जाएगा। और कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य कितना रहता है, समान रहता है। और कह रहा है कि अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो हमारा लाभ निकलता है। तो विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ। ये होता है हमारा लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है 120, विक्रय मूल्य कितना है 120 और क्रय मूल्य कितना है हमारा 105। तो हमारा जो लाभ आएगा, हमारा जो लाभ आएगा वो आ जाएगा 15। हमारा लाभ कितना आ जाएगा 15। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ आया हमारा 15 और क्रय मूल्य कितना है 105, क्रय मूल्य 105 गुणा 100। अब इसे काट लेंगे हम, कितनी बार कटेगा, तो ये हमारा कटेगा, हम इसे काट लेते हैं 3 से, तो यह आ जाएगा हमारा, या 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15 और यह आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और इसे काटेंगे कटेगा 3 सते 21। तो हमारा जो बनेगा वो 100/7 बनेगा। और 100/7 को जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14.28%। कितना आ जाएगा 14.28%। तो 14.28% हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14.28% बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 14.2 ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में समय की दुगनी हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि 12 वर्षों में वह समय की दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे ब्याज देखते हैं तो ब्याज क्या होता है हमारा R/T%, यानी कि दर की अगर हम मल्टीप्लाई कर दे समय से तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। यदि दोस्तों वह दुगुना कहता है, दो गुना कहता है, तो हमारा जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 100। यदि 3 गुना कहता तो ब्याज कितना हो जाता 200। तो एक कम कर देना है, तो यहाँ पे हमें ब्याज कितना मिला 100। तो ब्याज कितना मिला दोस्तों 100। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने 12 वर्ष में समय की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है 12 और हमें यहाँ से निकाल लेंगे समय कितना दिया हुआ 12 और यहाँ से हमें क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आर बराबर हो जाएगा 100/12 और जब इसे काटेंगे हम 4 से तो आ जाएगा 25 और 4 तिया 12 और जब हम इसे हल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8 तिया 24, 24 और 1 25/3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 8 सही 1/3% हो जाएगा। 8 सही 1/3% क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8/3%। 8 सही 1/3%। तो 8 से 1/3% हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जा सकता है। दोस्तों ये कह रहे हैं संभावित, सबसे संभावित लंबाई, यानी कि हमें यहाँ महत्तम समापवर्त्य निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम समापवर्त्य यहाँ पर निकालना है। तो ऐसी संख्या जो 48 और 56 और 72 को पूरा भाग कर दे वो क्या होगा, वो होगा हमारा महत्तम समापवर्त्य।
तो आइए इसे करते हैं ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं 11, तो 11 से 48 भाग नहीं होता, 11 से 48 भाग नहीं होता। 7 से करते हैं, 7 से 48 भाग नहीं होता। 9 से भाग करते हैं तो 9 से भी 48 भाग नहीं होता। अब 8, 8 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट देगी। 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, 8 नम 72। तो ऐसी संभावित लंबाई जो है वो 8 मीटर है, जो इसे पूरा पूरा भाग कर देगी। दोस्तों यदि आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देना है। मान लो आप 56 को आपको किससे भाग करना है, 48 से भाग करना है। तो 48 ही कम 48, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये दूसरा स्टेप है। 16 में से 8 गए, यहाँ पे बचा 8, और फिर हमें 8 से 48 को भाग करना है। तो 8 से 48 भाग हो जाएगा, 8 छंग 48। तो ऐसी संख्या भी हमें 8 मिली। फिर हम 72 को फिर 8 से भाग करेंगे तो 8 नम 72। तो हमें ऐसी संख्या जो मिली वो 8 मिली, जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी, और यही सबसे संभावित लंबाई है, सबसे लंबी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यदि यदि ए बी से दुगुना कार्यकुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो ए है वो बी से दुगुना कार्यकुशल है। मान लो जो ए है वो बी से कितना दुगुना कार्यकुशल है। अगर बी एक कार्यकुशल है तो ए कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अब वे दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अब दोनों की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 20 तिया 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। 20 तिया 60, ये क्या हो जाएगा हमारा कार्य हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसी कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 2। तो जब ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 60/2, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है, 2। तो 2 से जब 60 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। तो ए अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर देगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते। तो क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन 12 ये रहा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। राहुल को कितने विषयों की परीक्षा देनी थी, 4 विषयों। वो कह रहा है कि पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उनके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत 64% हो गया। चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसने कहा राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी, लेकिन पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक कितना था, 50। तो यहां से हमें कुल 3 विषयों का निकल जाएगा। तो 3 विषयों का कुल जो प्राप्त अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 50 बराबर 150। तो 150 हो जाएगा 3 विषयों का। तो यहाँ पर कह रहा है 3 विषयों का जो कुल है वो है 150, लेकिन कह रहा है कि उनका जो औसत है, 3 विषयों का जो औसत प्राप्त अंक है वो 60% है। तो 150 का हमें 60% निकाल लेंगे। तो 150 का जब हम 60% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 6 की 90। तो औसत अंक जो है 3 विषयों के वो कितने आए, 90 आए। लेकिन वो कह रहा है कि राहुल ने चौथे और अंतिम विषय में 54 अंक प्राप्त किए। तो चौथे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, चौथे विषय में इसने 54 अंक प्राप्त किए। तो टोटल यहाँ से निकल जाएंगे, जो औसत अंक टोटल हो जाएंगे वो 144 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे कह रहा है कि वो उसने कितने परसेंट, कुल प्राप्त अंकों का 64% हो गया। कितना हो गया? 64% हो गया। तो कुल प्राप्त अंकों का 64% किसके बराबर हो जाएगा? 144 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100 का मान निकाल लेंगे। तो जब 100 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 144, यानी कि कुल जो प्राप्त अंक है यहाँ से निकल जाएंगे। तो कुल प्राप्त अंक हो जाएंगे हमारे 64 गुणा 100। तो यहाँ से जब हम इसे भाग करेंगे तो हम इसे 4 से काटेंगे, तो 4 से कटेगा ये 25 बार, और ये कटेगा 4 एकम 4, 4 छिके 24, और 16 नम्मा 144, तो 25 नम्मा 225, तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो कुल प्राप्त अंक कितना है? 225। लेकिन वो कह रहा है कि चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो हमें पता है 3 अंक का जो 3 विषयों में जो अंक है वो कितने? 150 है। 3 विषयों में कितने अंक है? 150। तो 3 विषयों, अगर कुल अंक में से हम 3 विषयों का अंक घटा देंगे तो हमें चौथे विषय का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा यहाँ 12 में तो 5 के 7। तो चौथे विषय में उसे 75 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुना थी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात। तो सबसे पहले में दिया क्या है? ये कह रहा है कि वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुनी थी। मान लीजिए ये माँ है और ये पुत्री है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो माँ की आयु है पुत्री की आयु का 3 गुना है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना हो जाएगी। कितनी होती है? 4 गुना थी। तो यदि पुत्री 1 वर्ष की थी तो माँ कितने की थी? 4 की थी। माँ कितने की थी? 4 की। बस यहीं पे इसे, अब हमें करना क्या है, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ऊपर का अंतर ऊपर, तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, और नीचे का अंतर नीचे, 4 में से 3 गया 1, और कितने साल पहले? 5 साल पहले, गुणा 5। तो जब हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। कितना जाएगा? 15। तो ये 15 जो है हमारा x का मान आया। 15 किसका मान आया? x का मान। अब कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 1 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो 15 गुणा 1। तो जो पुत्री की वर्तमान आयु आ जाएगी, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी हमारी? 15 वर्ष हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 एकम 15 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। इसे हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा टाइप क्या है हमारा, कि हमें इसका अंतर बराबर कर लेना है। माँ की आयु 3 वर्ष है, पुत्री की 1, माँ की 4 है 5 वर्ष पूर्व, और पुत्री की है 1। तो 5 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे अंतर बराबर कर लेते। तो इनका अंतर है 2 और इसका अंतर है 3। तो हमें करना क्या है, जो अंतर को अंतर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंतर को ऊपर, नीचे के अंतर को ऊपर मल्टीप्लाई, और ऊपर के अंतर को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें नया अनुपात मिल जाएगा। तो 3 तिया 9, और 3 एकम 3, और 2 चौक 8, और 2 एकम 2। तो यहाँ पे हमें अंतर कितना मिला? बराबर हो गया अंतर। यहाँ पे भी अंतर 1 का, और यहाँ पे भी अंतर 1 का। तो अंतर हमें क्या हुआ? बराबर मिल गया। लेकिन यहाँ पे कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अंतर 5 का है, 1 का है, और यहाँ से अंतर कितना है? 5 का है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 3। तो यहाँ से हम 3 का मान निकाल देंगे। तो जब 3 का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जाएगा 5/1 गुणा 3।
तो पुत्री की जो आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 15 वर्ष। पुत्री की आयु कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष। तो ये दूसरा तरीका है आपका, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 सेब के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं? तो हमें यहाँ पे न्यूनतम संख्या बतानी है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो हमें इस केस में करना क्या है? ऐसे केस में हमें जो दी गई संख्याएं हैं उनका हमें एलसीएम निकाल लेना है। तो 18, 21 और 39 का हमें क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे इनका तो ये कितने से कटेगा? 3, 3 छंग 18, 3 सत 21 और 13 तिया 39। बस। अब आगे ये किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं। जब संख्या से नहीं कटेगा जो हमारा बचेगा वही हमारा न्यूनतम संख्या आ जाएगा। तो हमें बची हुई संख्याओं को जोड़ देना है। तो 6 प्लस के 7 प्लस के 13, तो 13 और 7 20 और 6 26। तो हमारा जो न्यूनतम संख्या जो आ जाएगी पंक्तियों की वो आ जाएगी 26। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत भार है 43 और बाकी 6 कड़ों का औसत भार है 40 ग्राम। सभी कड़ों का कुल औसत भार ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है कि एक गिफ्ट में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का जो औसत है वो 43 है। पहले 4 कड़ों का जो औसत है वो 43 है। तो यहाँ से योग निकल जाएगा। तो योग निकल जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौक 16 रे 17, 172 हमारा योग आया। यहाँ से योग निकल गया। और फिर कह रहा है कि और बाकी 6 कड़े, बाकी 6 कड़ों का जो औसत भार है वो कितना है? 40 ग्राम है। तो यहाँ से योग निकाल लेंगे। 6 कड़ों का 6 चौक 24 कितना जाएगा? 240। तो यहाँ से कितना योग हुआ? टोटल 10 कड़ों का योग हो जाएगा 2, 7 और 4 11, 2 और 3 और 1 4, कितना जाएगा? 412। तो योग कितना है? 412 10 कड़ों का। और वो कह रहा है कि औसत भार ज्ञात करे। तो औसत भार कितना हो जाएगा? 412 बटे 10। संख्याओं का योग बटे संख्याएं क्या होती है? औसत होती है। संख्याएं कितनी है? 10। तो 10 से जब भाग करेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 41.2। 41.2 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा? 41.2। तो 41.2, 41.2 ऑप्शन 41.2 तो ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा जो है दोस्तों ये ऑप्शन गलत नहीं है। हमारा जो यहाँ पे 40 ग्राम है ना, ये 44 ग्राम है। यहाँ ये कितना है? 44 ग्राम। 40 की जगह क्या हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हमें दोबारा करना होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 44 ग्राम। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा ये हमारा। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत भार 43 ग्राम है और बाकी 6 कड़ों का औसत भार 44 ग्राम है। सभी कड़ों का कुल औसत भार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें दिया क्या है? ये 10 कड़े में से पहले 4 कड़ों का जो औसत भार है वो कितना है? 43 है, 43। तो 4 कड़ों का जो औसत है वो 43 है। तो यहाँ से हमें योग मिल जाएगा। तो योग आ जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16 1 17, 172 में 4 कड़ों का योग मिला। फिर कह रहा है कि बाकी 6 कड़ों का जो औसत भार है वो 44 ग्राम है। तो बाकी 6 कड़ों का औसत भार हो जाएगा 44 ग्राम। तो यह आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। तो टोटल 10 कड़ों का जो औसत भार आ जाएगा, टोटल 10 कड़ों का जो योग हो जाएगा वो 4 और 2 6,
7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 436 ग्राम हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि औसत भार ज्ञात करें। तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। योग कितना आया हमारा 436, योग कितना 436 और संख्याएं कितनी है 10। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 43.6 ग्राम। 43.6 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 41:37 है। उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दोस्तों गति का अनुपात बताना है, चाल का अनुपात बताना है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो समय होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो चाल होता है, चाल। ठीक है, तो समय का जो अनुपात दिया हुआ है वो 41:37 दिया हुआ है, 41:37 दिया हुआ है। तो चाल का जो अनुपात हो जाएगा, चाल का जो अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 37.37:41। तो चाल का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 37.41, 37:41। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 17 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक बॉक्स में 7:8:6 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रम से ₹1, ₹5 और ₹10 हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य ₹749 हो तो ₹1 के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें यहाँ पर रुपए के कितने रुपए के सिक्के दिए हुए हैं जिनका मूल्य कितना है। तो जो मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹1 का, ₹5 और ₹10। और सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का जो अनुपात है वह 7, 8 और 6। सिक्कों का जो अनुपात कितना है, सिक्कों का जो अनुपात है वो 7, 8, 6। तो यहां से निकाल लेंगे तो यहां से हमें मूल्य कितना मिलेगा, 7 एकम 7, 8 पंजे 40 और 10 छिकी 60। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा 60 और 40 100 107। तो टोटल इनका योग कितना है 107। अब ये कह रहा है कि सिक्कों की कुल मूल्य जो है, सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 749 और यहाँ पे अनुपात में सिक्कों का जो कुल मूल्य का आया वो कितना आया 107। तो 107 किसके बराबर हो जाएगा, 749 के कुल मूल्य के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि ₹1 के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या। तो ₹1 मूल्य वाले सिक्के कितने हैं 7। तो यहाँ से 7 का मान निकाल देंगे। तो 7 का मान निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा 749 बटे 107 गुणा 7। तो 107 को जब हम 749 काटेगा तो ये हो जाएगा 7 बार, 7 बार कट जाएगा और 7 49। तो ₹1 के 49 सिक्के हैं। ₹1 के कितने सिक्के हैं, 49 सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और अगला क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का। और 18वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 18वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साझे व्यवसाय में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया। 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि अंतिम लाभ में उनके
हिस्सों का जो अनुपात है वो 5:9 है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले कह रहा है कि एक साझे में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया। तो निवेश कितना किया, 5:6 के। और कह रहा है कि जो उसका जो लाभ है, उसका जो लाभ है, अंतिम लाभ है, वो 5:9 है। तो दोस्तों जो हमें यहाँ पे लाभ है, वो लाभ कितना है, लाभ जो हुआ वो 5:9 का हुआ। और पूंजी जो लगाई वो कितने की लगाई, पूंजी कितनी लगाई, पूंजी जो लगाई वो लगाई उसने 5:6 की। उन्होंने 5:6 की पूंजी लगाई। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से समय निकल जाएगा। और समय बराबर हो जाएगा हमारा लाभ बटे पूंजी होता है समय, लाभ बटे पूंजी होता है समय। तो 9/6। तो दोस्तों ये मिल जाएगा हमें यहाँ से, जब 5 से 5 कट जाएगा और 3 × 9 और 3 दूनी 6, ये 2 उधर चले जाएगा। तो समय का जो अनुपात मिलेगा वो 2:3 मिलेगा। समय का अनुपात कितना मिला, 2:3 मिला। अब ये कह रहा है कि निवेश किया 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। तो ए ने कितने समय, ए का समय का अनुपात कितना है, 2। तो ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली 8 महीने में। तो समय को समय के बराबर रखेंगे। तो ए का समय 2 और पूंजी 8 महीने में उसने वापस ले ली। फिर कह रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की। तो बी ने कितने महीने के लिए, समय कितना है 3। तो बी का मान निकाल देंगे यहाँ से। तो 3 का जो मान हो जाएगा वो यहाँ से निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8/2 × 3, 2 चौक 8 और 4 तिया 12। तो बी ने 12 माह के लिए, बी ने 12 माह के लिए अपनी पूंजी निवेश की। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा हमारा स्क्रीन पर। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी बराबर 4:3 है। तो सी अनुपात ए क्या होगा। तो हमें यहाँ पे सी अनुपात ए का मान ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 5:6 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:3। तो यहाँ से हमें ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो हमें इसे करना कैसे है, हमें सामने की सामने मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और सामने की सामने मल्टीप्लाई। तो 5 चौक 20 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात 3 छंग 18। तो ये हो जाएगा ए बी और सी। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सी और ए का मान ज्ञात करें, सी अनुपात ए का मान ज्ञात करें। तो सी का मान कितना है 18 और ए का मान कितना है 20। तो ये कट जाएगा 2 नम 18 और ये कट जाएगा 2.20। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 9:10। लेकिन ऑप्शन में 9:10 नहीं दिया हुआ है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18:20। 18:20। तो 18:20 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।